हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ। अब तक हमने देखा था पॉलिनोमियल रिंग्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी इन इंटीग्रल डोमेन। डिविजिबिलिटी इन इंटीग्रल डोमेन। तो इसमें हम लोग तीन तरह का डोमेन पढ़ेंगे। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, जिसको यूएफडी भी बोलते हैं। सेकंड, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, पीआईडी। एंड थर्ड हम लोग यूक्लिडियन डोमेन पढ़ेंगे। यूक्लिडियन डोमेन, दैट इज ईडी। तो आज हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डिफिनेशन देखो, एसोसिएट। एसोसिएट क्या होता है? एसोसिएट को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब कि दो एलिमेंट के बीच का हम रिलेशन दिखा सकते हैं। लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन एंड ए बी नॉन जीरो elements in D, then A, B are associates if they differ by a unit. That is, इसका क्या मतलब हुआ कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो यूनिट। यू से यू का क्या मतलब है? यूनिट बिलोंग्स टू डी, कि हमें क्या मिल जाए? एक नॉन जीरो यूनिट मिल जाए डोमेन से, कि हम एक एलिमेंट, हमें ए लिखना हो तो हम उसे यू इंटू बी लिख सके। ए को हम कैसे लिख सके? यू इंटू बी, यानी कि यूनिट और कोई और एलिमेंट डी जो कि डी में हो, है ना। सो यू क्या है? यूनिट इन डी। एग्जाम्पल के लिए देखो, 2 and -2 are associate in Z। देखो, हमें 2 लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू -2। -1 यूनिट होता है ना जेड में, यूनिट इन जेड। हमें क्या देखना था कि A इक्वल टू यू इंटू बी के फॉर्म में लिख सके, तो हमें 2 लिखना है। तो हम यू क्या है? -1 इंटू बी क्या है? -2। तो हम ए को यू इंटू बी के फॉर्म में लिख पा रहे। तो यहाँ से क्या आ गया? ए और बी, ए एंड बी क्या हो गए? एसोसिएट्स हो गए जेड में। एक और एग्जांपल देखो, टू एंड 4 आर एसोसिएट्स इन Z5। Z5 में हमको 2 लिखना होगा तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 3 इंटू 4, 3 Z5 में यूनिट है, यूनिट इन Z5। तो ये कितना हो गया? 12 मॉड 5, और ये इक्वल टू 2 आ गया ना। तो 2 इक्वल टू 2 आ गया, तो ये यूनिट है 3। तो 2 एंड 4 आर एसोसिएट्स। सिमिलरली और एग्जांपल देखो, 3 और -3 एसोसिएट है जेड में, एसोसिएट्स इन जेड। कैसे लिख जाएंगे? -1 इंटू -3 इक्वल टू 3 एंड -1 इंटू 3 इक्वल टू -3। तो ये यूनिट है, ये यूनिट है ना। तो हम 3 को यूनिट इंटू सम एलिमेंट बी में लिख पा रहे हैं, -3 को भी यूनिट इंटू सम एलिमेंट बी में लिख पा रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि 3 एंड -3 एसोसिएट्स हैं जेड में। एक और एग्जांपल देखो, फाइंड अ पेयर ऑफ एसोसिएट्स इन Z8। Z8 में हमको एसोसिएट देखना है। तो देखो, Z8 में यूनिट कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5 एंड 7, ये यूनिट्स है Z8 में। 4 प्राइम एलिमेंट लेना होता है हमें, है ना। तो इसमें हमें 2 लिखना है, तो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं? देखो, 2 को हमें लिखना है तो हम
3 × 6 लिखें तो 3 यूनिट है, तो ये क्या आ जाएगा 18 मॉड 8, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 के। तो 2 को हम 3 × 6 में लिख पा रहे हैं, जिसमें 3 यूनिट है और 6 क्या है बी। तो A इक्वल टू U इंटू बी के फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना। तो 2 and 6 आर एसोसिएट्स, 2 and 6 एसोसिएट्स हो गया Z8 में। सिमिलरली देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम 2 और 3 को ले लें Q में, तो देखो 2 और 3 आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। कैसे? हम 2 इक्वल टू 2/3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। 2/3 यूनिट है। Q में हर नॉन जीरो एलिमेंट क्या हो जाता है यूनिट हो जाता है। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट इन Q। क्यों? क्योंकि Q क्या है Q फील्ड है, तो इसका हर नॉन जीरो एलिमेंट क्या हो जाएगा यूनिट है। तो 2/3 यूनिट हो गया। तो 2 को हम 2/3 इंटू 3 में लिख सकते हैं। 2/3 यूनिट हो गया और 3 क्या हो गया बी, यानी कि A इक्वल टू यू इंटू बी के फॉर्म में लिख दिए। तो A और B क्या हो जाता है एसोसिएट। तो 2 and 3 आर एसोसिएट्स इन Q। तो देखो जब हम फील्ड की बात कर रहे हैं तो फील्ड में क्या हो रहा है हर नॉन जीरो एलिमेंट कैसा है यूनिट है। तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट जब यूनिट है तो हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे फील्ड से तो वो एक दूसरे का एसोसिएट हो जाएगा ना। एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ए बी आर एसोसिएट्स इन Q। क्यों? क्योंकि हम A इक्वल टू A/B इंटू बी ऑलवेज लिख सकते हैं, और A/B क्या होगा यूनिट। तो A और B क्या हो जाएगा, कोई भी आर्बिट्री A और B लेंगे, बस नॉन जीरो होना चाहिए तो वो एसोसिएट्स बन जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एसोसिएट्स जनरेट सम प्रिंसिपल आइडियल्स। एसोसिएट्स क्या करते हैं, कुछ प्रिंसिपल आइडियल्स जनरेट करते हैं। एज डी डोमेन कैसा है इंटीरियर डोमेन, और ए बी कैसे हैं एसोसिएट्स हैं, ए बी आर एसोसिएट्स। तो हमें क्या क्लेम करना है कि उन्होंने प्रिंसिपल आइडियल जनरेट किया है, दैट इज आइडियल जनरेटेड बाय ए इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय बी, क्योंकि ए बी क्या है एसोसिएट्स हैं। सो देखो अगर ए बी क्या है एसोसिएट्स, ए बी आर एसोसिएट्स, सो हम ए को कैसे लिख सकते हैं, आइडियल जनरेटेड बाय ए इक्वल टू वाई ए, और वाई बिलोंग कर रहा होगा डी से। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो देयर एग्जिस्ट अ यूनिट u belongs to d such that a इक्वल टू u इंटू बी, और u क्या है यूनिट। और सिमिलरली हम ये भी तो लिख सकते थे कि b इक्वल टू u इंटू ए, है ना। तो यहाँ से ये क्या आ गया, ये इस जनरेटेड बाय b में भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ से क्या आ गया कि जनरेटेड बाय a इज सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाय b। इसको मान लो इक्वेशन 1। अब देखो ये इक्वल टू यू बी है, तो u इनवर्स a इक्वल टू b होगा। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, u इनवर्स a इक्वल टू b, और u कैसा है यूनिट। तो b किस में बिलोंग कर जाएगा, आइडियल जनरेटेड बाय a में। जैसे यहाँ पे a बिलोंग किया था आइडियल जनरेटेड बाय b में, यहाँ से हम क्या दिखा देंगे कि b बिलोंग कर जाएगा आइडियल जनरेटेड बाय a में। तो देखो a बिलोंग कर रहा था आइडियल जनरेटेड बाय b से यहाँ पर। तो देखो a बिलोंग कर रहा था आइडियल जनरेटेड बाय b से यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया b बिलोंग कर रहा है आइडियल जनरेटेड बाय a से। तो यहाँ से हम क्या इंप्लाई कर देंगे कि आइडियल ऑफ b इज सबसेट ऑफ आइडियल ऑफ a। इसको इक्वेशन सेकंड मानो। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, आइडियल जनरेटेड बाय a इज सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाय b, और इक्वेशन सेकंड क्या है, आइडियल जनरेटेड बाय b इज सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाय a। तो फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या बोलेंगे, आइडियल जनरेटेड बाय ए इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय बी। तो अभी हमने पढ़ा एसोसिएट्स। अब देखो इररेड्यूसिबल एलिमेंट्स। तो देखो लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन और ए क्या है, कोई नॉन जीरो एलिमेंट है जो डी से बिलोंग कर रहा है। बी अ नॉन यूनिट, नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट है ए। देन ए इज irreducible in D if whenever BC belongs to D such that A equal to BC. This implies either B is a unit in D or C is a unit in D. क्या बोल रहा है कि अगर D इंटीग्रल डोमेन है और A कोई नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट है तो A को हम इररेड्यूसिबल कब कहेंगे D में, जब A इक्वल टू BC है तो या तो B यूनिट हो या C यूनिट हो डोमेन D में। अगर हम A इक्वल टू BC लिख रहे हैं तो B या C में से किसी एक एलिमेंट को यूनिट होना होगा, तो हम कहेंगे कि ये इररेड्यूसिबल है, इररेड्यूसिबल एलिमेंट है डोमेन का। क्लियर? नेक्स्ट देखो प्राइम। लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन एंड ए क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी is a prime if A is not a unit in D। A क्या है, यूनिट नहीं है D में, and whenever A divides BC either A divide B और A divide C। तो क्या बोल रहा है कि अगर D एक इंटीग्रल डोमेन है तो A को हम प्राइम कब कहेंगे, जब A कोई नॉन यूनिट एलिमेंट होगा D का और A अगर BC को डिवाइड कर रहा है तो या तो A B को डिवाइड करे या A C को डिवाइड करे। सो अब एक नोट लगाओ, इन एन इंटीग्रल डोमेन प्राइम इम्प्लाई इररेड्यूसिबल। क्या कि अगर मेरे पास इंटीग्रल डोमेन है तो वहां पे हमने दिखाया ये प्राइम एलिमेंट है, तो वहां से इम्प्लाई हो जाएगा कि वो इररेड्यूसिबल एलिमेंट भी है। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। अगर हमने दिखाया कि ये कोई एलिमेंट इररेड्यूसिबल है तो हम ये इम्प्लाई नहीं करेंगे कि वो प्राइम भी हो। तो इंटीग्रल डोमेन में प्राइम क्या करता है, इररेड्यूसिबिलिटी इम्प्लाई करता है। प्राइम इम्प्लाइड इररेड्यूसिबल। सेकेंड देखो, let D be an integral domain and A belongs to D is a prime in D if and only if A is a prime ideal in D। कि अगर D इंटीग्रल डोमेन है और A को हम प्राइम कब कहेंगे, अगर आइडियल जनरेटेड बाय ए प्राइम आइडियल हो जाएगा डी में तो हम ए को प्राइम एलिमेंट कहेंगे। देखो इसका प्रूफ, तो फर्स्ट का प्रूफ देखो पहले। फर्स्ट क्या था कि अगर इंटीग्रल डोमेन में कोई सी एलिमेंट को प्राइम दिखाया है तो वो इररेड्यूसिबल भी हो जाएगा। इंटीग्रल डोमेन में प्राइम एलिमेंट इररेड्यूसिबल हो जाता है, हमें ये दिखाना है। तो डी क्या है, इंटीग्रल डोमेन और ए बिलोंग कर रहा है डी से, विच इज प्राइम। और सो क्या करना है, टू सो A is an irreducible। So देखो, let if possible A equal to
BC एज BC को हम कैसे लिख सकते हैं A इंटू 1 प्लस 0, है ना। सो A डिवाइड BC, इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट। A प्राइम है, ये गिवन है, क्या है गिवन कि A प्राइम है। तो अगर A प्राइम है तो A या तो B को डिवाइड कर रहा होगा, ये C को डिवाइड कर रहा होगा। आइदर A डिवाइड्स B और A डिवाइड्स C। तो केस 1 लेते हैं कि A B को डिवाइड कर रहा है, A B को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम हम क्या लिख सकते हैं, B इक्वल टू सम B नॉट इंटू A प्लस 0, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। और B नॉट किससे बिलोंग करेगा, D से। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम B की ये वैल्यू डालें तो क्या आएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो क्या आएगा, A इक्वल टू B की वैल्यू क्या है, B नॉट A, यही है ना। तो यहां से आ जाएगा B नॉट इंटू A C। तो और ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, कॉम्यूटेटिव भी होगा। तो ये क्या हो गया, E इक्वल टू E इंटू B नॉट C, हम ऐसे लिख सकते हैं। और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन है तो इसके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ से हम ए और ये कैंसिल कर सकते हैं बाय लेफ्ट कैंसिलेशन, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, बी नॉट सी इक्वल टू 1, और बी नॉट सी इक्वल टू 1 है तो यहाँ से क्या अप्लाई कर सकते हैं, सी इज अ यूनिट इन डी। सिमिलरली लो केस 2, केस 1 में हमने क्या लिया था, ए डिवाइड्स बी, तो अब हम लेते हैं ए डिवाइड्स सी। तो यहाँ पे हम C इक्वल टू C नॉट A लिख पाएंगे, और C नॉट बिलोंग कर रहा होगा D से। तो ये क्या आ जाएगा, A इक्वल टू B C नॉट A, है ना। तो इसमें देखो फिर हम राइट कैंसिलेशन लगा सकते हैं, A इक्वल टू A से A को कैंसिल कर सकते हैं, कैसे, बाय राइट कैंसिलेशन। तो यहाँ से क्या आ गया, B इंटू सी नॉट इक्वल टू 1, सो B is a unit in D. This implies E is an irreducible। तो ए कैसा हो गया, इरेड्यूसिबल। तो देखो क्या था हमारा ए, हमारे पास क्या गिवन था कि ए प्राइम है, तो हमने क्या शो कर दिया कि ए इरेड्यूसिबल है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि डी हमारा इंटीग्रल डोमेन है और ए कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है डी से और वो प्राइम है। और वो प्राइम कब होगा, अगर आइडियल जनरेटेड बाय ए प्राइम आइडियल हो, या फिर अगर आइडियल जनरेटेड बाय ए प्राइम आइडियल है डी में, तो ए हमारा प्राइम होगा। सो हमने क्या प्रूव किया, in an integral domain every prime is an irreducible, कि इंटीग्रल डोमेन में एवरी प्राइम इरेड्यूसिबल हो जाता है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। सो व्हाट अबाउट द कन्वर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा नीड नॉट बी ट्रू। नेक्स्ट टर्म देखो, नो लेट डी बी अ स्क्वायर फ्री इंटीजर। डी क्या है, स्क्वायर फ्री इंटीजर्स। तो z रूट डी इक्वल टू, इसमें कैसे एलिमेंट होंगे z रूट डी में, a प्लस बी रूट डी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू z। स्क्वायर फ्री इंटीजर्स क्या होते हैं,
वो इंटीजर्स जिसको कोई भी किसी का भी स्क्वायर डिवाइड नहीं करता हो, वो इंटीजर जिसको किसी का स्क्वायर डिवाइड नहीं करता हो। तो देखो जेड रूट डी में कैसे एलिमेंट होंगे, ए प्लस बी रूट डी टाइप के, जिसमें ए बी जेड से बिलोंग कर रहा होगा। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन अ फंक्शन, डिफाइन ए फंक्शन, इसको बोलते हैं स्क्रिप्टेड एन। ठीक है, स्क्रिप्टेड एन से जेड रूट डी से कहाँ तक, जेड प्लस यूनियन जीरो से। ठीक है, जेड रूट डी से जेड प्लस यूनियन जीरो पर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एज कि इसका जो एलिमेंट होगा ए प्लस बी रूट डी, इसकी वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी। स्क्रिप्टेड एन ए प्लस बी रूट डी इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी। तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, नॉर्म फंक्शन है तो इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगी कि एन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू जीरो। सेकेंड, एन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एन ऑफ एक्स इंटू एन ऑफ वाई। ठीक है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी है कि एन ऑफ एक्स इक्वल टू वन होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इज अ यूनिट। वन कब होगा, जब एक्स यूनिट हो, और अगर एक्स यूनिट हो तो एन एक्स क्या हो जाता है, वन हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इफ एन ऑफ एक्स इज प्राइम देन एक्स इज irreducible in z रूट डी, कि अगर एन एक्स प्राइम है तो एक्स क्या हो जाएगा, इरेड्यूसिबल होगा जेड रूट डी पे। देखो क्या प्रॉपर्टीज है कि एन एक्स जीरो सिर्फ तब होगा जब एक्स जीरो होगा। सेकेंड, एन एक्स इंटू वाई इक्वल टू एन एक्स इंटू एन वाई होता है। एन एक्स इक्वल टू वन है, इसका मतलब एक्स यूनिट है, और अगर एक्स यूनिट होगा तो एन एक्स इक्वल टू वन आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि एन एक्स इज अ प्राइम, अगर एन एक्स प्राइम है तो एक्स इरेड्यूसिबल हो जाएगा जेड रूट डी में। क्या देखा हमने, देखो कि एन एक्स किससे बिलोंग कर रहा, जेड यूनियन जीरो से, और एन एक्स क्या है, अगर पी है, एन एक्स इक्वल टू पी प्राइम है, दिस इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू जेड रूट टी इज एन इरेड्यूसिबल। यही बोल रहा है कि एन एक्स जेड यूनियन जीरो से बिलोंग कर रहा है और एन एक्स इक्वल टू पी है, तो एक्स कैसा हो जाएगा, इरेड्यूसिबल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखो, अगर हम ले लें एन थ्री प्लस फोर रूट 11, 11 किसी भी स्क्वायर से डिवाइड नहीं हो रहा है, 11 स्क्वायर फ्री नंबर है। तो देखो मॉड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी, तो ये क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ 9 माइनस 16 इंटू 11, ये क्या हो जाता है 176। तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ माइनस 167, और मॉडुलस है तो ये क्या आ जाएगा 167। और ये क्या है, ये प्राइम है। और हम क्या पढ़े कि अगर एन एक्स प्राइम हो जाता है, एन एक्स इक्वल टू प्राइम हो जाता है, तो एक्स क्या हो जाता है, जेड रूट डी इरेड्यूसिबल। तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर पाएंगे, थ्री प्लस फोर रूट 11, ये एक्स था, ये क्या हो गया, इज एन irreducible, irreducible in z रूट 11। एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल अगर हम ले एन जेड
रूट -3 टू z प्लस यूनियन 0। तो देखो ये क्या आएगा, हमने कैसे फंक्शन ले रखा है, एन ए प्लस बी रूट -3 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 3 के। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर फंक्शन ये भी पॉजिटिव, 3b स्क्वायर ये भी क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉडुलस का तो कोई मतलब नहीं रह गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालें 1 प्लस रूट -3 की, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू 1 है और बी इक्वल टू 1 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस 3 के, दैट इज इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर हमें एन 6 प्लस 9 रूट -3 की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकाल लेंगे, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 इंटू 9 का स्क्वायर 81। तो ये क्या हो जाएगा, 36 प्लस 243, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 279 के। तो अब हम ये नॉर्म कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक नोट लिखो, if an element is irreducible, it does not imply norm is prime। हमने क्या देखा था कि अगर नॉर्म प्राइम आ रहा था तो हम एक्स को बोल रहे थे वो इररिड्यूसिबल है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट इररिड्यूसिबल है तो हम वहां से ये इंप्लाई नहीं कर सकते कि नॉर्म प्राइम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन एन इंटीग्रल डोमेन every irreducible need not be prime। इसके लिए एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल z रूट -3 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट -3, इस टाइप का एलिमेंट होंगे इसमें, और ए और बी z से बिलोंग कर रहा होगा। तो हमें क्या क्लेम करना है, क्लेम 1 प्लस रूट अंडर -3 इज एन irreducible in z रूट -3। हमें ये क्लेम करना है कि 1 प्लस रूट अंडर -3 इरेड्यूसिबल है z रूट -3 में। तो लेकिन प्राइम नहीं है, यही ना, बट नॉट अ प्राइम। तो लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल 1 प्लस रूट अंडर -3 को हम दो एलिमेंट x इंटू वाई के फॉर्म में लिख पाए, तो हमने क्या पढ़ा था कि स्क्रिप्टेड 1 प्लस रूट अंडर -3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्रिप्टेड एक्स वाई एन एक्स वाई के, और ये और इसकी वैल्यू क्या होगी, एन 1 प्लस रूट अंडर -3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर के। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर क्या है 1, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, और एन ऑफ एक्स इंटू वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एन एक्स इंटू एन वाई, है ना। तो ये क्या हो गया, 4 इक्वल टू एन एक्स इंटू एन वाई। तो एन एक्स
एन वाई बिलोंग कर रहा है z प्लस यूनियन 0 से। तो देखो एन एक्स इंटू एन वाई के लिए क्या क्या चॉइसेस है, यानी कि ये क्या है, ये इक्वल टू 4 है, इसको 4 लाने के लिए क्या क्या चॉइसेस है, 2 इंटू 2, 1 इंटू 4 एंड 4 इंटू 1। अगर एन एक्स को हम 2 ले लें और एन वाई को ले लें 2, तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा 4, 1 इंटू 4 भी 4 के इक्वल होता है, 4 इंटू 1 भी 4 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम केस 1 लेते हैं। केस 1 कि एन एक्स इक्वल टू 4 है और एन वाई इक्वल टू 1 है। क्या लिया हमने, लास्ट वाला केस लिया है कि एन एक्स क्या है 4 है और एन वाई इक्वल टू 1 है। एन वाई 1 है तो वाई क्या है, वाई इज अ यूनिट इन जेड रूट अंडर -3, वाई हो गया यूनिट। केस 2 देखो, केस 2, केस 2 में क्या हो गया, हम लेते हैं अगर एन एक्स इक्वल टू 1 एंड एन वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x यूनिट हो गया, x इज अ यूनिट इन z रूट अंडर -3। और केस 3, केस 3 में हमको क्या लेना पड़ेगा, एन एक्स इक्वल टू 2 एंड एन वाई इक्वल टू 2, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। पर ये केस तो पॉसिबल नहीं है ना, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। देखो लेट x को हमने मान लिया a प्लस बी रूट अंडर -3 और ए बी बिलोंग कर रहा है z से। ठीक है, अगर 2 और 2 दोनों क्या है, यूनिट नहीं, 2 यूनिट नहीं है, तो n ऑफ x इक्वल हो जाए n ऑफ a प्लस बी रूट अंडर -3 के, और nx की वैल्यू क्या है 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर के। तो ऐसा कोई a भी मिलेगा जिसका स्क्वायर, जिसको हम a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर को हम कभी भी 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा कोई a भी हमें नहीं मिलेगा। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीजर विच satisfy this equation. So इस इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है z में, नो सॉल्यूशन इन z। तो ये जो एलिमेंट था 1 प्लस रूट अंडर -3, ये कैसा हो गया, इज एन इरेड्यूसिबल इन z रूट 3। पर अब हमें क्या शो करना है, तो हमने क्या दिखा दिया कि 1 प्लस रूट अंडर -3 इरेड्यूसिबल है, क्योंकि इसको जब हम लिख रहे हैं तो उसमें से एक एलिमेंट यूनिट बन जा रहा है। अब हमें क्या दिखाना है कि ये इरेड्यूसिबल तो हो गया लेकिन ये प्राइम नहीं होगा। तो हमें क्या क्लेम करना है कि 1 प्लस रूट अंडर -3 इज नॉट अ प्राइम, ये करना है। तो इसे अगर हम लिखें 1 प्लस रूट अंडर -3, 1 माइनस रूट अंडर -3, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो हमको 4 लिखना था, देखो इसकी वैल्यू क्या आई थी, एन एक्स प्लस एन ए प्लस बी रूट 3 की वैल्यू क्या आई थी 4 आई थी ना। तो हम इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई किए तो हमको 4 मिल गया। तो इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 तो अगर ये प्राइम है तो क्या होगा 1 प्लस रूट 3 इफ डिवाइड्स 4, 1 प्लस रूट अंडर -3 डिवाइड 2 क्रॉस 2, यहाँ पे क्या आ गया b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2। अरे हम क्या जानते हैं कि a डिवाइड करता है bc को, तो देखो a डिवाइड कर रहा है bc को, तो b की वैल्यू क्या हो गई 2 और c की वैल्यू भी क्या हो गई 2। तो हमें क्या क्लेम करना है कि ये प्राइम नहीं है, और ये प्राइम
नहीं है, तो यहाँ से हमें क्या क्लेम करना होगा कि 1 + √√-3 डज नॉट डिवाइड 2। हम कैसे क्लेम करते हैं कि कोई एलिमेंट प्राइम है, कि अगर ए डिवाइड कर रहा है बी सी को, तो आइदर ए डिवाइड्स बी, आइदर ए डिवाइड सी, यही करते हैं ना हम। तो अगर हम ये शो कर दें कि ए डिवाइड नहीं कर रहा, और यहाँ पे क्या है, बी और सी दोनों सेम एलिमेंट 2 है, तो अगर हम ये शो कर दें कि ए 2 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो हम बोल देंगे कि ए प्राइम नहीं है। सो if possible, let 1 + √3 divides 2. This implies there exists a plus b √-3 belongs to z √3 such that अगर डिवाइड कर रहा है तो कोई मिलेगा ना a + b √3। ऐसे देखो 1 + √3 a + b √3 इज इक्वल टू 2, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a + b √3 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, a √3 प्लस b -3 इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये क्या आ गया, a -3b प्लस b प्लस a √3 इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ पर तो √3 का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, अगर हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो कि b + a इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, b इक्वल टू -a, एंड a -3 भी किसके इक्वल है, 2 के। अगर b -a के इक्वल है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -b -3b इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया, -4b इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या आ गया, b इक्वल टू -1/2, लेकिन 1/2 -1/2 z का एलिमेंट तो नहीं है, तो नो इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉसिबल। दिस इम्प्लाई 1 + √3 इज नॉट प्राइम। तो 1 + √3 इररिड्यूसिबल हो गया था, लेकिन प्राइम नहीं हुआ। सो प्राइम इम्प्लाई इररिड्यूसिबल, बट इररिड्यूसिबल डजंट इम्प्लाई प्राइम इन इंटीग्रल डोमेन। याद रखना, इंटीग्रल डोमेन नहीं भूल जाना। सो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि प्राइम आर इररिड्यूसिबल, बट irreducible need not be prime। सो अगर सेट देखो तुम, अगर ये सेट ऑफ इरेड्यूसिबल है तो ये सेट ऑफ प्राइम हो जाएगा। सेट ऑफ प्राइम कि इंटीग्रल डोमेन में हर प्राइम एलिमेंट इरेड्यूसिबल है, लेकिन हर इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, पीआईडी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ये क्या होता है, एन इंटीग्रल डोमेन is a PID. A integral domain is a PID if every ideal is a principal ideal। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। A PID, a integral domain is a PID if every ideal is a principal ideal। So देखो examples, Z is a PID। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि NZ प्रिंसिपल आइडियल होता है। सेकेंड देखो, every field is a PID। फील्ड क्या हो जाते हैं,
PID. थर्ड, इफ F इज अ फील्ड, अगर F फील्ड है तो इससे बनने वाला पॉलिनोमियल फंक्शन f of x ये फील्ड नहीं होगा. fx is not a field but a PID. fx is a PID. अगर f फील्ड है तो fx PID हो जाएगा. और इसका कन्वर्स भी ट्रू है. कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू. ये हम आगे देखेंगे कि अगर fx PID है तो हम क्लेम कर सकते हैं कि f फील्ड ही होगा. ठीक है. फोर्थ देखो, zx is not a PID. क्यों? क्योंकि z फील्ड नहीं है. देखो 2x ये वाला आइडियल हमने पढ़ा था, is not a principal ideal in zx. कि zx में हमें ये 2x एक ऐसा आइडियल मिल जाता है जो प्रिंसिपल आइडियल नहीं है. और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर zx PID हो जाए तो z को क्या होना पड़ेगा? फील्ड. पर z फील्ड नहीं है, सो zx भी PID नहीं है. देखो नोट, फर्स्ट, इन अ PID irreducible imply prime and prime imply irreducible. कि अगर PID है तो प्राइम इरेड्यूसिबल है और इरेड्यूसिबल प्राइम है. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. सेकेंड देखो, इन अ PID every non-zero prime ideal is maximal. कि PID में एवरी, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. ठीक है. कि PID में एवरी जो नॉन जीरो प्राइम आइडियल्स हैं, अगर मेरे पास PID है तो उसमें जो भी नॉन जीरो प्राइम आइडियल्स होंगे वो मैक्सिमल आइडियल भी होगा. ठीक है. और थर्ड क्या बोल रहा है कि द quotient of a PID by a prime ideal, the quotient of a PID by a prime ideal is a PID. कि अगर हम PID का क्वोशिएंट बनाए प्राइम आइडियल से तो वो भी PID होगा. तो देखो सेकेंड रिजल्ट, Z PID है, इसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है. और हमने क्या पढ़ा था कि PZ कैसा होता है? मैक्सिमल. P क्या है? प्राइम. PZ आर मैक्सिमल आइडियल in Z where P is prime. So these are the only non-zero prime ideals. ये क्या है? PZ ये ही एंड Z में PZ ही नॉन जीरो प्राइम आइडियल्स हैं. इनके अलावा और कोई भी प्राइम आइडियल्स नहीं है. नॉन जीरो प्राइम आइडियल सिर्फ PZ है. और PZ कैसे होते हैं? मैक्सिमल होते हैं. हमने पढ़ा पीछे. 0 is a prime ideal in Z. 0 प्राइम आइडियल है और नॉन जीरो लेना होगा तो PZ नॉन जीरो प्राइम आइडियल्स है. ठीक है. बट 0 मैक्सिमल आइडियल नहीं है, बट नॉट अ मैक्सिमल आइडियल इन Z. H 0 ideal contained in 2Z properly. तो मैक्सिमल आइडियल उसे कहते हैं ना जो किसी दूसरे आइडियल में प्रॉपरली कंटेन ना हो. तो 0 आइडियल तो 2Z में प्रॉपरली कंटेन हो जाता है. तो देखो Z PID है और उसमें नॉन जीरो
प्राइम आइडियल सिर्फ पीजेड टाइप के होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो मैक्सिमल भी हो जाएंगे। और जीरो आइडियल भी प्राइम आइडियल होता है जेड में, लेकिन वो मैक्सिमल आइडियल नहीं होता, क्योंकि उससे बड़ा आइडियल हमको मिल जाता है, जीरो से बड़ा आइडियल मिल जाता है जिसमें जीरो प्रॉपर्ली कंटेंट हो जाता है। क्लियर? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? आर रिंग है और आई आइडियल इन आर है, तो आर बाई आई भी रिंग होगा, ठीक है। और आर क्या है, पी आई डी है, तो सी आर यू भी होगा। और आर बाई आई, अगर आर सी आर यू है तो आर बाई आई भी क्या हो जाएगा, सी आर यू हो जाएगा। सो हम कौन हमने क्या देखा था कि कोसेंट ऑफ अ पीआईडी बाय अ प्राइम आइडियल इज अ पीआईडी। तो देखो आर बाई आई सी आर यू हुआ, अभी हमें क्या दिखाना है कि कोसेंट भी क्या हो जाएगा, अगर हम प्राइम आइडियल से कोशेंट रिंग बनाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो देखो आर इंटीग्रल डोमेन है, आर इंटीग्रल डोमेन है, दिस डज नॉट इम्प्लाई आर बाय आई इज एन इंटीग्रल डोमेन। और आर रिंग था, तो देखो आर इंटीग्रल डोमेन है, तो इससे तो हम ये इंप्लाई नहीं कर सकते कि आर बाय आई इंटीग्रल डोमेन होगा। हम कब कब इंप्लाई करेंगे कि आर बाय आई इंटीग्रल डोमेन होगा, अगर मेरा आई कैसा हो जाए, प्राइम आइडियल हो जाए। तो आर रिंग है तो आई कैसा हो जाए, आई इज प्राइम आइडियल, प्राइम आइडियल। तो हम इंप्लाई कर पाएंगे कि आर बाई आई भी क्या हो जाएगा, इज एन इंटीग्रल डोमेन, आर बाई आई इज एन इंटीग्रल डोमेन। क्लियर? सो अब हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि ये जो आर बाई आई आया है ये पीआईडी है ना। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि अगर आर मेरे पास पीआईडी है, आई प्राइम आइडियल है, तो आर बाई आई पीआईडी आएगा, हमें ये दिखाना है। सो देखो प्रूफ, केस 1 आई क्या हो जाए, 0। तो देखो आई अगर 0 हो गया तो आर बाई आई ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, आर के। और आर कैसा है, पीआईडी है, आर कैसा है, पीआईडी है, तो आर बाई आई कैसा हो जाएगा, पीआईडी। केस 2 आई नॉट इक्वल टू 0, तो आई कैसा है, प्राइम आइडियल, प्राइम आइडियल। और प्राइम आइडियल है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल, क्योंकि ये क्या है पीआईडी। और हमने अभी क्या पढ़ा पीछे का रिजल्ट कि इन अ पीआईडी, देखो यहाँ पे लिख ही देते हैं कि इन अ पीआईडी एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल। तो देखो आई प्राइम आइडियल है और आर कैसा है, पीआईडी है, तो ये मैक्सिमल आइडियल भी हो जाएगा। तो आर बाई आई करोगे तो ये क्या आएगा, आई कैसा है, मैक्सिमल है, तो आर बाई आई कैसा आ जाएगा, फील्ड आ जाएगा, फील्ड। और फील्ड कैसा होता है, पीआईडी होता है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि आर बाई आई इज अ पीआईडी। क्या किया हमने, आर हमारे पास पीआईडी था और आई प्राइम आइडियल था, तो हमें ये शो करना था कि आर बाई आई पीआईडी है। तो केस 1 लिया कि आइडियल जो है वो क्या है, 0 है, तो आर बाई आई क्या हो जाएगा, आर बाई आई आइसोमॉर्फिक हो जाएगा आर के। और आर पीआईडी था तो आर बाई आई भी पीआईडी हो गया। केस 2 हमने लिया कि आई आइडियल जो है वो नॉन जीरो है, तो आई कोई प्राइम आइडियल होगा, आई प्राइम आइडियल है तो पीआईडी में प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल हो जाता है, तो ये मैक्सिमल आइडियल भी हो गया। और हम आर को मैक्सिमल आइडियल से कोसेंट रिंग बनाते हैं तो क्या होता है, वो आइसोमॉर्फिक टू फील्ड होता है, तो आर बाई आई क्या आ गया, फील्ड आ गया। और हमें क्या पता है कि फील्ड पीआईडी होता है, फील्ड पीआईडी होता है, तो यहाँ से क्या आ गया, आर बाई आई इज अ पीआईडी। तो आज बस इतना ही करते हैं, कल हम लोग यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन पढ़ेंगे और यूक्लिडियन डोमेन पढ़ेंगे। और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।